वीडियो से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। परिंदा कहता है अपनी पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों को शांत समझकर ये मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है। समुद्र में जितने गहराई है उतना ही उसके ऊपर तूफान बाकी है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये जो वीडियो का सीरीज चलेगा, इसमें हम क्या करेंगे, हर चैप्टर से टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, नीट, एम्स, ट्रिपल ई, जेई में, उसका एक आपको पूरा का पूरा एक 100 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसका क्वेश्चन और उसकी सोल्यूशन कैसे हुआ है वो सब मैं आपको करके बता दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ज़रूर उसको अच्छी तरह से बारीकी से देखना, और जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, उसका सॉल्व करने की तरीका क्या है वो याद रखना। और ये 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो हर चैप्टर से, जितने भी मैं चैप्टर आगे करता चलूंगा, मुझे लगता है कि आपकी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी प्रिपरेशन चले, उस प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा ये। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर सब्सक्राइब ठोकना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो इतना ही मुझे बोलना था। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। तो अब केमिकल काइनेटिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन जो है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, उसमें से 100 क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, हाउ फास्टर would a reaction proceed at 25 degree Celsius than at 0 degree Celsius if the activation energy is 65 किलोजूल। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया आपको 65 किलोजूल। ठीक है, अब इससे पूछा है कि कितना फास्ट जाएगा, तो ऑब्वियसली मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, और मतलब रेशियो पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में अगर इतना था, 25 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, या तो फिर रेट कांस्टेंट की रेशियो पूछ रहा है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को लेके एक फॉर्मूला हमारे पास था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था log k2 by k1 is equals to EA divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। तो ये वाला फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, तो इसी को ले लेंगे। log k2 by k1 दैट इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखा है 65 किलो जूल, तो किलो को मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि R जो है उसको मैं जूल में ही डालूंगा, तो इसको मैंने किलो के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया 2.303। R का वैल्यू इधर जूल में ही डालना पड़ेगा, जूल में R का वैल्यू होता है 8.314 1 बाई T1। तो T1 इधर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये आ जाएगा 273 केल्विन। हर टाइम आपको जब भी टेम्परेचर डालना होता है वो केल्विन में ही डालना होता है। माइनस ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो implies that log k2 divided by k1 is equals to 65 into 10 to the power 3 divided by 2.303 into 8.314, ये आ जाएगा 298 minus 273 divided by 273 into 298। अब इधर आ जाते हैं, तो implies that log k2 by k1 is equals to 65 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये 25 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 273 इंटू 298। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसका जब आंसर आएगा ये आपको मिल जाएगा 1.04। तो इम्प्लाइज दैट ये आपका बन गया कितना, log k2 by k1 is equal to 1.04। हमें चाहिए कि हाउ फास्टर विल रिएक्शन प्रोसीड, तो हमें चाहिए k2 by k1, तो इम्प्लाइज दैट k2 by k1 is equals to एंटीलॉग ऑफ 1.04। ठीक है, इसका अगर एंटीलॉग ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k2 by k1 मिल जाएगा, तो एंटीलॉग ऑफ 1.04, तो 1.04 जो होता है, तो k2 by k1 that is equal to anti-log, तो 1.04 जो होता है that is equal to log 11।
तो ये log एंटी लॉग कैंसल, दैट इज इक्वल टू 11। तो K2 बाई K1 आ जाएगा 11 टाइम्स। तो मतलब इनिशियल जितना रेट कांस्टेंट था K2 उसका कितना टाइम्स बन गया, 11 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें आपको पूछा था कि इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस था, अब आप कितने डिग्री सेल्सियस पर ले गए रिएक्शन को, 25 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे, आपका एक्टिवेशन एनर्जी अगर 65 किलो जूल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके लिए फॉर्मूला है log K2 by K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। इस फॉर्मूले को यूज करना, फिर सॉल्व कर देना। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दे रखा था, तो उसको मैंने जूल में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है, जो टेम्परेचर है, उसको मैंने केल्विन में डाला, फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको आएगा, खुद एक बार सॉल्व भी कर लिया करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। मिल्क टर्न्स सावर at 40 degree Celsius 3 times faster as at 0 degree Celsius. The energy of activation for souring of milk. ठीक है, तो ये पूछा, ये क्वेश्चन दे रखा है मिल्क टर्न सावर 40 डिग्री सेल्सियस 3 टाइम्स फास्टर। तो 40 डिग्री सेल्सियस जब चलोगे वहां पर ये रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स फास्टर। तो इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये है कि K2 बाई K1 हमें दे दिया क्या, 3। अब एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करते हैं, log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो K2 बाई K1 क्या है, रेट कांस्टेंट का रेशियो। तो यहाँ पे दे रखा है कि 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो log K2 बाई K1 का आ जाएगा 3 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303। R हमें किस में चाहिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, R का वैल्यू क्या पुटअप करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपको आंसर किस में दे रखा है, किलो कैलोरी, तो आर का वैल्यू हमें कैलोरी में ही पुटअप करना पड़ेगा, जूल में नहीं होगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू पुटअप करने से पहले देख लेना कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर कैलोरी में दे रखा है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, किस में आ जाएगा, कैलोरी में ही आएगा। तो आर का वैल्यू कैलोरी में जो होता है वो 2 होता है इंटू 1 बाई T1। तो T1 आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, T2 आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को आपको किस में पुटअप करना पड़ेगा, केल्विन में पुटअप करना पड़ेगा। तो 1 बाई T1 that is equal to 1 by 273 minus 1 by T2। 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, that is equal to 313 केल्विन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, log 3 जो होता है that is equal to 0.4771 is equals to EA divided by 2.303 into 2। अब ये हो जाएगा 313 minus 273 divided by 273 into 313। अब इसको सॉल्व कर दिया करो, implies that EA is equals to, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये नीचे सब्सट्रैक्ट करके माइनस करके सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये आ जाएगा 4694.4 कैलोरी। अब इसको अगर आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा 46944 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 4.69 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन दे रखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। तो क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, log K2 by K1 इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो उसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया, सॉल्व किया। तो ये दो क्वेश्चन जो थे, ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन तरीका एक ही था और फॉर्मूला एक ही था, एक ही फॉर्मूले से दोनों सॉल्व हुए। तो ये हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस A and B is given by rate R is equals to K A to the power A B to the power B and doubling the concentration of A and having the halving, यहाँ पे हाफ कर दे, हाफिंग मतलब यहाँ पे हाफ किया हुआ है, having the concentration of B, the ratio of new rate to the earlier rate of reaction will be as। अच्छा, तो इनिशियली अगर रेट आप देखोगे तो R जो था वो इक्वल टू था K इंटू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A का कंसेंट्रेशन को उसने डबल कर दिया, एंड हाफ द कंसेंट्रेशन ऑफ B,
बी का कंसेंट्रेशन को हाफ कर दिया। अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द फाइनल इनिशियल रेट। तो न्यू रेट क्या है R2, इनिशियल रेट है R1, तो R2 by R1 दैट इज इक्वल टू K इंटू 2A टू द पावर A इंटू B बाई 2 टू द पावर B डिवाइडेड बाई K A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। तो इम्प्लाइज दैट R2 by R1, यहाँ पे K कैंसिल, A कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा 2 टू द पावर A। उसी तरह यहाँ पे B भी कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 by 2 टू द पावर B। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 टू द पावर A इंटू 2 टू द पावर माइनस B दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर A माइनस B। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका D। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इतना दिक्कत वाला तो क्वेश्चन था नहीं। उसमें आपको दे रखा था कि इनिशियल रेट जो है R1 दैट इज इक्वल टू K A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। उसमें पूछा कि अब हमने क्या कर दिया कि A का कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया, B का कंसेंट्रेशन को हाफ कर दिया। अब जो अभी न्यू रेट बना वो अर्लियर रेट का रेशियो बताओ। ठीक है, अब न्यू रेट जो बनेगा कंसेंट्रेशन को आप डबल किए तो यहाँ पे मैंने 2A लिख लिया, B का कंसेंट्रेशन को हाफ किया तो B बाई 2 लिख लिया। तो ये हो गया R2, ये था R1, तो R2 बाई R1 क्या है, इसको सॉल्व किया, ये A टू द पावर A, E टू द पावर A कैंसिल, B टू द पावर B, B टू द पावर B कैंसिल, K कैंसिल, ये बच जाएगा 2 टू द पावर, ये बन जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर B। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर A माइनस B। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि सब्सटेंस अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन फॉलोज द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर A से B बन रहा है और A से C भी बन रहा है साइमल्टेनियसली, और यहाँ का रेट कांस्टेंट A से B जो है दे रखा है K1, A से C का रेट कांस्टेंट दे रखा है K2, K1 भी दे रखा है, K2 का वैल्यू भी दे रखा है। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C, वो पूछ रहा है कि B कितना बनेगा, C कितना बनेगा। ठीक है, अब B कितना बनेगा, C कितना बनेगा, ये डिपेंड करेगा किसका रेट कांस्टेंट कितने। अब इसमें देखिए K1 जो दे रखा है 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, K2 जो दे रखा है 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो इसका मतलब K1 ज्यादा है तो मतलब A से B ज्यादा बनेगा, K2 कम है तो A से C कम बनेगा, तो ऑब्वियसली B का परसेंटेज तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ज्यादा किस में आ रहा है, ये दो ऑप्शन, तो इसमें तो B का परसेंटेज कम आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सेम सेम आ गया तो नहीं होगा। अब इसमें भी B का परसेंटेज ज्यादा है, इसमें A में भी B का परसेंट क्या है, ज्यादा है, तो ये इन दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हो तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रिक होता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B पकड़ लेते हैं। जिसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसका रेट कांस्टेंट ले लेना डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट इनटू 100। तो K1 आपको दे रखा है 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, अगर हम इसमें कैंसिल आउट करते हैं 10 टू द माइनस 4, इधर 10 टू द पावर माइनस 4, इधर 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये रह जाएगा 1.26 डिवाइडेड बाई 1.26 प्लस 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.26 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 1.26 प्लस 0.38 इंटू 100। तो इसका मतलब ये हुआ 1.26 डिवाइडेड बाई 1.64 इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 76.83%। तो यहाँ पर B का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको कितना मिलेगा, 76.83%। ठीक है, तो अगर ये हो गया आपका ऑप्शन, तो ऑब्वियसली C का उसी तरीके से आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर 100 से माइनस कर लेना। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ये C का भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप 100 से अगर माइनस करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है which one of the following substance statement, which one of the following statement is incorrect about the order of reaction। ये JEE 2005 का क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल, ये सही है, एक्सपेरिमेंटल ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन डिफरेंशियल रेट लॉ, ये भी सही है, रेट लॉ में जो भी पावर होते हैं उसको सम करते हैं तो ऑर्डर मिलता है। इट इज नॉट अफेक्टेड विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑब्वियसली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई उसमें फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा गलत, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट A gives P, the temperature T dependent rate constant K was found to follow the equation log K equal to 2000 by T plus 6. The pre-exponential factor of A and activation energy EA respectively are. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा, वो आपको निकालना है। 2009 का क्वेश्चन है, जेई का, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि log k इज इक्वल्स टू 2000 बाई टी प्लस 6। आपको इक्वेशन पता होगा कि log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT, ये एक्चुअली इक्वेशन होता है। ये कहाँ से आता है, जो आरएनएस इक्वेशन होता है, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन अगर आपको याद होगा k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर आप इसका एल एन लेके सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है इस फॉर्म में, हम इस फॉर्म से उसको मैच करवाएंगे। तो log k इक्वल टू 2000 बाई टी, यहाँ पर प्लस 6, यहाँ पर log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 माइनस 2.303 आर टी। तो यहाँ पर ये t है, यहाँ पर ये t है, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका। तो यहाँ से अगर आप इक्वल करोगे वैल्यू आ जाएगा ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ये टी टी कैंसिल हो गया, ई ए आ जाएगा 2000 इंटू 2.303 इंटू आर, आर की जगह 8.314, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है। तो ये आ जाएगा आपका 38.29 किलो जूल। तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आ गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। फिर उसमें पूछा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 6 दे रखा है, तो इसका वैल्यू किसके साथ बराबर आ जाएगा, log a। यहाँ पर log a जो है दैट इज इक्वल टू 6, तो log a 6 किसका वैल्यू होता है, log 4 का, log a इज इक्वल टू 6, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 6। एंटी लॉग मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगा 38.3। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन हमें log k का एक फॉर्म दे रखा था, इक्वेशन की फॉर्म में log k इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई t प्लस 6। इससे हमें निकालना क्या था कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a की वैल्यू निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो हमें आरएनएस इक्वेशन से ये फॉर्म को निकालना पड़ेगा, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन का जो k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, इसका दोनों साइड एल एन ले लेना, फिर एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर देना, तो आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसमें मैच कर देना, तो मैच करोगे तो लास्ट में मिल जाएगा आपको ये इज इक्वल ई बाई 2.3 आर टी इक्वल टू इतना, यहाँ से ये निकल जाएगा, फिर आपका ए भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका धीरे धीरे होगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कंसिडर ए रिएक्शन ए जी प्लस बी एच गिव्स प्रोडक्ट व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट G एंड H इज डबल्ड। देखो तो यहाँ पर ए जी प्लस बी एच गिव्स प्रोडक्ट, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G का कंसेंट्रेशन इंटू H का कंसेंट्रेशन टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब पूछा है कि व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट डबल, तो इसका कंसेंट्रेशन भी डबल कर देंगे एंड H का कंसेंट्रेशन भी डबल कर देंगे, तो रेट आ जाएगा 8 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स,
हाउएवर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल, जब सिर्फ इसको डबल करोगे कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एच फिक्स, तो वो वही रहेगा, द रेट इज डबल। जब इसको जी का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट, इसको कुछ नहीं करोगे तो रेट डबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली जी का टू द पावर कितना आ जाएगा 1। अब जी टू द पावर 1 हो गया तो इसको डबल करोगे ये डबल होता है, तो इसको डबल करने से ये 8 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब इसको डबल करने से बाकी कितना हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना h टू द पावर 2, तो g टू द पावर 1 और h टू द पावर 2, तो इसका मतलब ये है ऑर्डर कितना बन जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। सिंपल से आप अगर रेशियो लेके सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। रेशियो लेके सॉल्व करने से ऐसा होगा कि R1/R2 इज इक्वल टू Z1/Z2 टू द पावर a एंड H1/H2 टू द पावर b। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है कि देखो भाई यहाँ पर इसको डबल करने से रेट डबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये टू द पावर कितना बन जाएगा 1। अब ये तो टू द पावर 1 ही रहेगा। अब इसको डबल किया फिर इसको डबल किया, ये होता है 8 टाइम्स, तो मतलब इसको डबल करने से तो 2 टाइम्स हो गया, तो बाकी इसको डबल करने से बाकी कितना हो गया 4 टाइम्स, क्योंकि ये टोटल में 8 टाइम्स हो रहा है, इसको डबल करने से 2 टाइम्स, तो बाकी जो इंक्रीज हो रहा है तो इसके वजह से बाकी कितना इंक्रीज होगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स अगर इसके डबल करने से हो रहा है तो ऑब्वियसली ये टू द पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो टोटल में आ जाएगा आपका ऑर्डर 3, तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अंडर द, ये 2008 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर लीटर, डेसीमीटर की मतलब लीटर होता है, ऑफ सब्सटेंस बिकम हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू फास्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ K1 एंड K0 ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फास्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओह ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर पूछा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो था वो आपका क्या था 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू फास्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आप फास्ट ऑर्डर की बात करोगे, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, हाफ लाइफ आपको दे रखा है 40 सेकेंड, ठीक है, और जीरो ऑर्डर की बात करोगे उसमें हाफ लाइफ दे रखा है कितना आपका 20 सेकेंड, ठीक है। अब फास्ट ऑर्डर जो है उसको पकड़ लो K1 फास्ट ऑर्डर का, तो K इक्वल टू आता है 0.693/K रेट कांस्टेंट, तो सॉरी 0.693/T हाफ, तो ये बन जाएगा 0.693/T हाफ मतलब 40, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट आता है, जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ आता है उसका फॉर्मूला आता है C0/2K, तो इम्प्लाइज दैट K बन जाएगा C0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T हाफ, ठीक है। तो C0 दैट इज इक्वल टू कितना दिया रखा है हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन 1.386 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T हाफ, T हाफ हमें कितना दे रखा है 20, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.386 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछा है कि भाई K1/K0 बोलो, K1 हमने निकाला 0.693 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई K0 कितना, K0 कितना निकला जीरो ऑर्डर का 40 डिवाइडेड है तो उल्टा हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1.386, तो 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.5, तो K1/K0 कितना आ जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। अब यूनिट दे रखा है कि मोल इनवर्स, यहाँ पर आपको यूनिट दे रखा है कि मोल इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यूनिट कैसा आएगा K1 जो है रेट कांस्टेंट ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर का होता है सेकंड इनवर्स, ये होता है जीरो ऑर्डर का होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स कैंसिल, मोल ऊपर चला जाए तो मोल टू द पावर माइनस होना चाहिए, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेसीमीटर क्यूब, तो 0.5 है मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जेई 2008 का क्वेश्चन था, अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइट एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ AB फॉर फोटोकेमिकल प्रोसेस AB प्लस HB, मतलब लाइट दिया उसमें बनाया AB स्टार, ये प्रोडक्ट है AB स्टार, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन भी होगा, लेकिन ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है।
फोटोकेमिकल रिएक्शन है मतलब इसमें लाइट का इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है। लाइट का जितना ज़्यादा आप लाइट का इंटेंसिटी दोगे उतना रिएक्शन होगा, तो इसमें C/I आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, JEE 2001 का क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आता है यार, नॉर्मल तो देखेंगे तो कंसंट्रेशन ही देता है, लेकिन यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें मेन फैक्टर एक लाइट भी होता है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थोड़ी सी याद रखने की चीज़ है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इक्वल्स टू 4.5 into 10 to the power 11 second inverse e to the power minus 28,000 Kelvin divided by T. Calculate the activation energy. तो इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, ठीक है। अब K का आरएनएस इक्वेशन वाला फॉर्मूला आपको याद है, देखिए K आपको क्या दे दिया, K आपको प्रोवाइड किया है, K आपको दे रखा है 4.5 into 10 to the power 11 e to the power minus 2800 बाई टी। के जो है वो यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है आरएनएस इक्वेशन से K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ से आपको जब इक्वेशन मतलब बैलेंस करोगे, यहाँ से मिल जाएगा ई ए बाई आर टी इक्वल टू 2800 बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पर ई ए आपको क्या मिल जाएगा 2800 इंटू आर। आर आपको मिल क्या देना है, जूल में दे रखा है सब ऑप्शन, तो 8.314 इंटू टेम्परेचर, टी तो कट गया हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28,000 इंटू 8.314। अब ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 232.79 किलो जूल, ठीक है। तो 232.79 ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक। इजी क्वेश्चन था, बस आपको आरएनएस इक्वेशन लिखना था और उसको बैलेंस ही करना था। बैलेंसिंग कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज। तो जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ओके। इन द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आप कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, 50 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अबाउट, तो कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ट्रिपल 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला आता है, ट्रिक आप इसे याद रखना। नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कितना नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज होगा, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गया 2। डेल्टा टी कितना राइज किया, 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 बाई 10 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32 टाइम्स। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपका 32 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल 2011 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि रिएक्टेंट ए जो है वो दो प्रोडक्ट बनाता है, बी बनाता है, सी बनाता है। ए जब बी में कन्वर्ट होता है उसका रेट कांस्टेंट K1 है, ए जब सी में कन्वर्ट होता है उसका रेट कांस्टेंट K2 है। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है इसका EA1, अब सेकंड का दे रखा है EA2। अब EA2 इज इक्वल्स टू 2EA1, देन K1 एंड K2 आर रिलेटेड एज, ओके। तो K1 K2 एक्टिवेशन एनर्जी और K के बीच में रिलेशनशिप कौन देता है, आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन होता है K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो यहाँ पर K1 आ जाएगा A e टू द पावर माइनस EA1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि टेम्परेचर तो एक ही दे रहा, कुछ नहीं देखा तो इक्वल ही मान लेंगे, तो EA1 बाई RT। K2 बन जाएगा A e टू द पावर माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो इम्प्लाइज दैट K1 बाई K2 आ रहा है समझ में। तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा, E टू द पावर माइनस EA1 बाई RT डिवाइडेड बाई E टू द पावर माइनस EA2 बाई RT। तो इम्प्लाइज दैट K1 बाई K2
इज इक्वल्स टू EA1/RT, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा EA2 डिवाइडेड बाई RT। तो इम्प्लाइज दैट K1/K2 इज इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस EA1/RT। हमें EA2 दे रखा है कितना, दैट इज इक्वल टू 2A1, तो EA2 की जगह पर डाल देंगे 2 इंटू EA1 डिवाइडेड बाई RT। तो इम्प्लाइज दैट K1/K2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, इसको जब ऐड करोगे ये बचेगा EA1 डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, तो हमें कुछ एक 4 रिलेशनशिप दे रखा है उसमें से लेना है। तो यहाँ पर बन जाएगा K1 इज इक्वल टू K2 इंटू ई टू द पावर माइनस EA1 डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस नहीं प्लस EA1 डिवाइडेड बाई RT। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है K1 इक्वल टू K2 इंटू ई टू द पावर EA1 डिवाइडेड बाई RT, जो कि ये हमारा यहाँ से निकला। देखिए मैंने क्या किया, K1 लिख लिया आरएनएस इक्वेशन में, K2 भी लिख लिया आरएनएस इक्वेशन, उन दोनों का रेशियो ले लिया, रेशियो से फिर मैंने ये सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है द टाइम एलास्ट ऑफ ए सर्टन रिएक्शन बिटवीन 33% एंड 67% कंप्लीशन ऑफ ए फास्टेड रिएक्शन इज 30 मिनट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम नीडेड फॉर 25% कंप्लीशन। ओके, तो उसमें दे रखा है कि जब आप 33% जिसमें जितना टाइम में खत्म होगा और 67% जितना टाइम में खत्म होगा, T 67% T 33%, इन दोनों का बीच का जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 30 मिनट। क्वेश्चन दे रखा है द टाइम एलाप्स्ड ऑफ ए सर्टन रिएक्शन बिटवीन 33% एंड 67% कंप्लीशन। 33% कंप्लीशन और 67% कंप्लीशन के बीच में जो टाइम है वो कितना है, 30 मिनट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम नीडेड फॉर 25% कंप्लीशन। ओके, तो 67% कंप्लीशन और 33% कंप्लीशन के बीच का जो टाइम है वो है हमारा 30 मिनट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि 33% के लिए कितना टाइम लगेगा, 67% के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब T 33% दैट इज इक्वल टू 1/K इंटू 2.303 log A बाई A माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/K इंटू 2.303 log 100 माइनस कंप्लीशन कितना हुआ 33%, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/K इंटू 2.303 log 100/67, ये आ जाएगा आपका T 33। उसी तरह आ जाएगा T 67%, उसका अगर आप निकालोगे 1/K इंटू 2.303 log 100/33, ये आ जाएगा 67% के लिए टाइम और ये आ जाएगा 33% के लिए टाइम। ओके, हमें निकालना है T 67% माइनस T 33%, दैट इज इक्वल टू हमें दे रखा है 30 मिनट, दैट इक्वल्स टू 1/K इंटू 2.303 log 100/67 log 100/33 माइनस 1/K इंटू 2.303 log 100/67 दैट इज इक्वल टू 30। तो इसमें 1/K इंटू 2.303 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा log 100/33 माइनस log 100/67 इज इक्वल टू 30। अब ये आ जाएगा आपका K उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 30 इधर आ जाएगा 2.303/30 इंटू log 100/33, इसको मैं लिखता हूँ 10/3.3, एक पॉइंट इधर ले लाता हूँ, यह आएगा log 10/6.7, एक पॉइंट उधर ले आया एक पॉइंट इधर ले आया, दैट इज इक्वल टू बन जाएगा आपका K इधर आ गया, K इधर ले आया 30 को यहाँ पे ले गया, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, K उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 2.303/30, अब ये आ जाएगा आपका log 10 माइनस log 3.3 माइनस log 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 6.7 दैट इज इक्वल्स टू K।
log 10 कैंसिल हो गया आपका, ये हो जाएगा 2.303/30। अच्छा, माइनस log 3.3, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.52। देखिए log का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, log 3.3 का वैल्यू 0.52 आ जाएगा। यहाँ पर log 6.7 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.82। तो इस log को वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं मैं अभी बताऊंगा, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो log का वैल्यू कैसे सॉल्व करना है अगर वो सीखना होता है तो आप आई के बटन पर जो वीडियो आ रहा है उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे log के वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं उसका पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका k, इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा आपका 2.303/30 दैट इज इक्वल्स टू 0.30 इक्वल टू k। तो आप k को सॉल्व करोगे, ये आ गया आपका k का वैल्यू। ठीक है, हमें k नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या कि 25% कंप्लीशन के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड फॉर 25% कंप्लीशन t इक्वल्स टू 1/k इंटू 2.303 log a आ जाएगा 100/a-x। ठीक है, तो k की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे, k की जगह वैल्यू पुटअप करोगे ये आ जाएगा आपका 30/2.303 इंटू 0.30 इंटू 2.303 log 100/75। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू log 25 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो 100 log 4 माइनस log 3, तो 100 log 4 का वैल्यू आता है 0.6। ठीक है, तो ये log का वैल्यू कैसे मैं याद रखना होता है ये वीडियो मैंने बोला है, आप जाके देख लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी वीडियो आपको मिल जाएगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख लेना, उसमें मैं log सॉल्व करने का वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। तो ये 0.6 माइनस log 3 आपका बन जाएगा 0.48। तो ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 0.12 दैट इज इक्वल टू 12 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 12 मिनट। तो 12 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या करा है कि थोड़ा सा ट्रिक दे दिया कि देखो 67% और 33% कंप्लीट होने के बीच का जो टाइम है वो 30 मिनट है। आप फिर 25% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा वो बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होता है कि पहले हमें 67% में कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल देंगे, 33% में कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल देंगे, फिर उसका माइनस ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया कि k का वैल्यू निकाल दिया। अब जब हमें k का वैल्यू निकल के मिल गया, उस k का वैल्यू हम किस में पुट कर दिए, 25% की टाइम पीरियड निकालने के लिए पुट कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हमने आंसर निकाला। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, FMC 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना। देखिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, हाफ लाइफ जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल a⁻n−1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड कोई भी ऑर्डर अगर दे रखा है, यहाँ पर n जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, t हाफ जो आएगा दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n−1। यहाँ पर हमें देखना है द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। हमें दे रखा है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि n-1 जो दे दिया हमने फॉर्मूले से निकाल बोला था वही है इक्वल टू 3। तो इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 3 + 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 4th ऑर्डर आपका बन जाएगा। ठीक है,
देखिए फॉर्मूला है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n माइनस वन। हमें दिया कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो वैसे n माइनस वन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3, तो n इक्वल टू 4, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका थर्ड, जो कि आंसर दे रखा है 4। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करता है कि 2-3 एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन दे देता है, इनिशियल रेट भी दे देता है, पूछता है कि आप रेट बताओ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या याद रखा है, सिलेक्ट द रेट लॉ दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द डाटा सोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए प्लस बी दे दिया आपको सी। अब एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 4 एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप क्या करना, कोई भी एक कंसेंट्रेशन टर्म लेना, ए का या फिर बी का, जिसमें दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल। 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज करना जिसमें कंसेंट्रेशन बराबर आए। देखिए मैं अगर ए का कंसेंट्रेशन चूज करूंगा, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4, देखिए एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 में ए का कंसेंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, ए का कंसेंट्रेशन बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर ए का कंसेंट्रेशन 0.12, यहाँ पर भी ए का कंसेंट्रेशन 0.12। अब ए का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रह गया, बी का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, बी का कंसेंट्रेशन 0.35 से बढ़कर 0. कितना हो गया 0.035 से 0.070। तो मतलब बी का कंसेंट्रेशन हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 में जितना लिया था एक्सपेरिमेंट 2 में डबल कर लिया। जब बी का कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, इनिशियल रेट 0.1 से 0.8 हो रहा है, तो मतलब 8 टाइम्स हो रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर आप एक को इक्वल ले लोगे तो दूसरों को जब आप चेंज आएगा तो सिर्फ ये जो इनिशियल रेट चेंज हो रहा है तो सिर्फ किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अगर बी का कंसेंट्रेशन डबल करने से इनिशियल रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली बी का टू द पावर कितना आ जाएगा 3। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर 3। तो बी टू द पावर 3 वाला 2 ऑप्शन मिल गया आपको। अब ए का निकालने के लिए हम बी का इक्वल कंसेंट्रेशन ले लें। अब बी देखो, बी अगर आप पकड़ोगे यहाँ पर, ये ले लो, बी यहाँ पर ले लेते हैं। बी अगर आप देखोगे एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3, 0.035 0.035, ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा। अब ए का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है 0.012 से एक्सपेरिमेंट 3 में क्या हो रहा है 0.024। ए का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है, लेकिन इनिशियल रेट क्या है वही 0.10 से 0.10। तो यहाँ पे बी का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, ए का कंसेंट्रेशन को हमने डबल किया, इनिशियल रेट उतना ही रहा। तो मतलब इनिशियल रेट जो है वो ए के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मतलब ए टू द पावर क्या आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ से निकाला था कि बी टू द पावर 3 आ रहा है, ए टू द पावर 0, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस क्वेश्चन को बारीकी से देखना होता है, बस देख कर ही आप आंसर लगा सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इससे अच्छा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन में दे रखा है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय डायग्राम। एम्स 2005 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पहले आपको दे दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भाई वो होता है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी ऑब्जर्व होगा। तो जब एनर्जी ऑब्जर्व होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी जितना होगा प्रोडक्ट का एनर्जी उतना ज्यादा होगा। अब देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी ये है, प्रोडक्ट का एनर्जी उससे कम, तो ये तो नहीं होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी सेम सेम दे दिया, ये भी नहीं होगा। अब ये रिएक्टेंट का एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी इससे ज्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी उससे ज्यादा, तो ये दोनों ऑप्शन होगा क्योंकि ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब पूछा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब देख लेते हैं हाई एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगा। अब ये जो है रिएक्टेंट का एनर्जी दैट इज एवरेज एनर्जी। अब रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो जितना आता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी आपको चाहिए दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बन गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम। अब
यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एवरेज एनर्जी, रिएक्टेंट के पास जितना एनर्जी होता है एवरेज एनर्जी। ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी वो होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी को माइनस करोगे दैट इज बन जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज्यादा, इसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको दिया था एंडोथर्मिक, तो आपको चेक करना था कि एंडोथर्मिक कौन है। एंडोथर्मिक मिल गया। अब आपको चेक करना था कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी कौन है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। तो हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी से, एवरेज एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है, तो उसको माइनस करोगे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना था कि ज्यादा कौन है, तो ऑब्वियसली यही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है द 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच के इक्वल टू इतना आपको दे रखा है। एम्स 2010 का क्वेश्चन है, तो आपको के दे रखा है, पूछा है कि 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालो, तो मतलब 2/3 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा, आपको फॉर्मूला याद है, T इज इक्वल टू होता है 1/k इंटू 2.303 log a माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर 1/k इंटू 2.303 log 2/3 खत्म हो जाएगा, तो इनिशियल 1 है, इसमें से 2/3 पार्ट आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो k का वैल्यू डाल देते हैं भाई, 1/5.48 इंटू 10⁻⁻4 ये बन जाएगा आपका 2.303 log 1 ये आ जाएगा 1 - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू ये बन जाएगा log 1/1/3 इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई 5.48 इंटू 10⁻⁻ कितना 14 दे रखा है, सॉरी -14। तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन A gives 2B plus C, P0 be initial pressure of A, PT be the total pressure at time T, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज कितना। एम्स 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ए कन्वर्ट होगा किस में, 2B प्लस C में। इनिशियल प्रेशर जो टाइम T इज इक्वल टू 0 सिर्फ यही होगा। इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है P0, तो ये आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब T सेकेंड पर ये आ जाएगा P0 माइनस P डैश 2P डैश, ये P डैश, ये तो P सेकेंड पर T सेकेंड पर इसका टोटल प्रेशर जो दे रखा है दैट इज PT, तो ये सबको मिलाओगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा PT। जब इन्फिनिटी टाइम आ जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, B और C में। तो B आ जाएगा 2P0 और ये आ जाएगा कितना C0, जितना है उसका डबल बनेगा, जितना है उतना ही बनेगा। तो P इन्फिनिट जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3P0, तो P इन्फिनिट टोटल में कितना आ जाएगा 3P0। अब पूछा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कितना है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला था K इज इक्वल टू 1/T इंटू 2.303 log P इन्फिनिट माइनस P0 डिवाइडेड बाई P इन्फिनिट माइनस PT। तो 1/T इंटू 2.303 log P इन्फिनिट मतलब 3P0 माइनस P0 डिवाइडेड बाई 3P0 माइनस PT। ठीक है, तो 3P0 माइनस P0 क्या आ जाएगा 2P0, तो 2.303/T log 2P0 माइनस 3P0 2P0 डिवाइडेड बाई 3P0 माइनस PT। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। क्या मियाँ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इस तरीके का आपको आंसर बनाना है। पहले तो आपको P इन्फिनिट निकालना था कि एक्चुअली P इन्फिनिट कितना बनेगा। भाई एक मॉलिक्यूल 2B बना रहा है और एक C बना रहा है, तो इससे आप P इन्फिनिट निकाल सकते हो। P इन्फिनिट का वैल्यू डालना था, बस इतना ही करना था। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है H2 plus Cl2 gives 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
इन द एबव रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, देखिए 2002 का क्वेश्चन है एम्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटली आपको निकालना पड़ता है, आप देख के नहीं बोल सकते कि 2 मॉलिक्यूल है तो मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन जो फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं ये 0 ऑर्डर का होता है जनरली, तो इसको थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है, याद रखने की मतलब बात है, तो इसको थोड़ी सा ध्यान देना। ये जो फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं तो ये 0 ऑर्डर होता है, इसमें मेनली आप हाइड्रोजन और क्लोरीन जनरली मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, बिना सनलाइट के जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओ बिना सनलाइट के नहीं होगा। तो यहाँ पे सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, H2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 0, Cl2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा आपका 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सिंपल केमिकल रिएक्शन A गिव्स B इज EA। A से B जब बनेगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी आपको प्रोवाइड किया है EA, ओके, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू कितना, कैन बी लेस देन और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इज ऑलवेज डबल एक्टिवेशन एनर्जी, नेगेटिव ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ऑलवेज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, क्वेश्चन AIPM 2003 में आया था। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल केमिकल रिएक्शन, एक तो यहाँ पे एक चीज आपको नहीं दिया कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, वो दे देता था तो क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको प्रिसाइज हो जाता, इसमें वो नहीं दिया, ठीक है। अब बोला कि फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कैन बी लेस देन और मोर देन, ये ऑप्शन है, ऑब्वियसली यही ऑप्शन सही होगा। लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्टिव जो रिएक्शन है वो आपका एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। देखिए डबल तो नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी तो आप प्रोवाइड करोगे तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ये लेस देन होगा कि मोर देन होगा, वो डिपेंड करता है कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का ग्राफ अलग होता है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ अलग होता है, उससे आप जान सकते हो कि एक्चुअली वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप नहीं कह सकते बिना रिएक्शन मतलब का नेचर दिए हुए कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन में ज्यादा आएगा कि बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कैन बी लेस देन और मोर देन ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स B if K is rate constant and initial concentration of A is 0.5 मोलर। तो आपको दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट जो है वो K है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखा है, देन हाफ लाइफ कितना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो उसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई K, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो नहीं करता। तो 0.693 बाई K दैट इज इक्वल टू होता है ln2 बाई K, ln2 का वैल्यू होता है 0.693, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट dx बाई dt इज इक्वल टू K A टू द पावर A B टू द पावर B। देखिए dx बाई dt मतलब क्या होता है, R, dx बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे दिया K इंटू A का कंसंट्रेशन टू द पावर A, B का कंसंट्रेशन टू द पावर B। इफ dx बाई dt इज इक्वल टू K देन रेट इज इक्वल टू कितना, देखो dx बाई dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया रेट कांस्टेंट के बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर, तो मतलब इन सबका वैल्यू कितना है 1। तो ये कब 1 होगा, समथिंग टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 जब आता है तब 1, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, आपको याद रहना चाहिए कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में ही 0 ऑर्डर रिएक्शन ही एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 ऑर्डर में ही क्या होता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू और रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इक्वल होता है। नहीं तो अलग कोई भी रिएक्शन ले लो उसमें रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं होते, सिर्फ 0 ऑर्डर में ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर केमिकल चेंज हैविंग log T 50% वर्सेस log कंसेंट्रेशन ऑफ A कॉर्प्स आज। अब ये है log T हाफ और ये है log A, ठीक है, दोनों का ग्राफ दे रखा है। ग्राफ से तो पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से दिख रहा है कि log T हैव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log
ए, तो इम्प्लाइज दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो टी हाफ जब कंसेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये किस में होता है, जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में होते हैं। हाफ जीरो ऑर्डर में जो होता है टी हाफ दैट इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2k, ये होता है जीरो ऑर्डर में। तो टी हाफ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें भी वही हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर आ जाएगा। व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था, तो जीरो ऑर्डर। तो एक ही ऑप्शन में जीरो ऑर्डर दे रखा है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको के का वैल्यू पूछा है, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है। तो यहां से अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू 1045। ठीक है, 1045 इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y आ जाएगा log t 50% डिवाइडेड बाई log a, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा log t 50% लिख रहा हूँ log t हाफ। तो log t हाफ डिवाइडेड बाई log a मतलब c नॉट। तो इम्प्लाइज दैट log t हाफ इज इक्वल टू log c नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा log t हाफ इज इक्वल टू log c नॉट। तो log t हाफ इज इक्वल टू log c नॉट, मतलब log log कैंसिल। तो t हाफ इज इक्वल टू क्या है, c नॉट। तो आपका फॉर्मूला जो है दैट इज t हाफ इज इक्वल टू c नॉट बाई 2k। तो इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू आ जाएगा c नॉट बाई 2t हाफ। c नॉट जितना t हाफ उतना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको ग्राफ दिया है, तो ग्राफ से पूछा है कि ऑर्डर बताओ और रेट कांस्टेंट बताओ। तो ऑर्डर तो यहाँ से बिल्कुल पता लग रहा है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, स्लोप निकाल दिया। उसमें स्लोप का वैल्यू आ गया 1045 दैट इज इक्वल टू log टी हाफ बाई log c नॉट। तो यहाँ से log टी हाफ इज इक्वल टू बन जाएगा log c नॉट। तो टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा c नॉट। तो इम्प्लाइज दैट आपको टी हाफ का वैल्यू c नॉट के बराबर मिल जाएगा। तो आपको चाहिए k, तो इस फॉर्मूले से k का वैल्यू में निकल जाएगा c नॉट बाई 2 टी हाफ। c नॉट और टी हाफ तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 1/2। तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2 is 2.4 hour at STP. Starting with 10.8 gram of N2O5, how much oxygen will be obtained after a period of 9.6 hour? वो पूछा है कि 9.6 आवर के बाद ऑक्सीजन कितना बनेगा। तो ये एम्स 2007 का क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि ये इतने टाइम के बाद ये कितना बचेगा, क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना बनेगा। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में पूछता है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का कितना पार्ट खत्म हुआ, कितना कंप्लीशन हुआ, कितना बचा है। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा है कि आपका ऑक्सीजन कितना बनेगा, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। और ऑक्सीजन जो बनेगा उसका फिर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वेट नहीं दे रखा, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। आपको अच्छी तरह से मतलब दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया N2O5 जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, N2O5 जो डिसोसिएट होगा वो बनाएगा 2NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। अब N2O5 का आपको कितना दे, स्टार्टिंग विथ 10.8 ग्राम ऑफ N2O5, तो 10.8 ग्राम हमने लिया था। तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते, कितना नंबर ऑफ मोल्स निकालते, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाई MW 10.8। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ये आ जाएगा आपका 108, तो दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो इनिशियली हमने क्या लिया था, 0.1 मोल N2O5 लिया था। अब हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज इक्वल टू 2.4 आवर। पूछा है कि 9.6 आवर के बाद कितना बचेगा। तो 9.6 आवर मतलब कितना हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4 दैट इज 4। तो मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद का आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N0 बाई N इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर N। N0 होता है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, 2 टू द पावर N मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ।
तो इम्प्लाइज दैट एन जो आ जाएगा दैट इज एन नॉट टू टू द पावर एन। एन नॉट आपका क्या है 0.1 डिवाइडेड बाई आपका टू टू द पावर एन मतलब टू टू द पावर 4, टू टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो आपका 9.6 आवर के बाद आपके पास रहेगा 0.1 डिवाइडेड बाई 16 मोल। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं ये आ जाएगा 0.00625 मोल। तो ये बचेगा रिमेनिंग, तो ये आ जाएगा NT। ठीक है, तो 9.6 आवर के बाद ये आपके पास रिमेनिंग बचा है, क्या हुआ है बचा हुआ आपको ये मिलेगा। ओके, क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि कितना बचा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन कितना बनेगा। अब हमने इनिशियली लिया था कितना 0.1 मोल, 9.6 आवर के बाद हमारे पास कितना बचा है 0.00625 मोल। तो कितना खर्च हो गया, तो खर्च कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.00625। तो ये आ जाएगा आपका 0.09325 मोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना बचा है। अब सॉरी इतना बचा था तो रिएक्शन कितना कर गया, इतना मोल नंबर ऑफ मोल्स आपने रिएक्शन कर दिया। अगर 1 मोल रिएक्शन होगा ऑक्सीजन कितना मोल बनेगा हाफ मोल, अगर 2 मोल होगा तो ये 1 मोल बनेगा। अगर इतना मोल रिएक्शन कर गया, देखिए 0.1 मोल था बचा कितना है 9.6 आवर के बाद इतना मोल, तो रिएक्शन कितना कर गया 0.09325 मोल रिएक्शन कर गया। अब 1 मोल रिएक्शन करता तो ऑक्सीजन कितना बनता हाफ मोल, इतने मोल रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा इसका बिल्कुल हाफ, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा। तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा कितना, तो ऑक्सीजन जो कितना बनेगा इसका हाफ मोल बनेगा, जितना ये रिएक्शन किया उसका हाफ मोल। कितना रिएक्शन किया ना 0.09325, तो उसका हाफ बनेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना बन गया, ये बन जाएगा 0.046 मोल। तो इतना मोल ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो पूछा है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, तो इतना मोल ऑक्सीजन, तो उसको वॉल्यूम पूछा है एसटीपी में, तो 0.04685 मोल, 6875 मोल जो है उसको जब आप 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.05 लीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही मिलेगा 1.05 लीटर। बहुत ही मतलब धांसू क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग भी है, मतलब इसको करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा कि भाई N2O5 मैंने लिया 10.8 ग्राम, 9.6 आवर के बाद मेरा ऑक्सीजन कितना बनेगा, जबकि हाफ लाइफ पीरियड मुझे दे रखा है 2.4 आवर। 10.8 ग्राम मतलब हमने पहले कितना लिया था नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मोल, 9.6 आवर के बाद कितना बचेगा ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया कि 9.6 आवर के बाद बचेगा कितना 0.00625 मोल्स। तो हमने कितना खर्च किया, तो इतना नंबर ऑफ मोल्स हमने खर्च कर दिए। तो जितना खर्च करोगे उसका आधा बनेगा ऑक्सीजन, तो आधा मतलब इतना नंबर ऑफ मोल्स बनेगा। तो उसका वॉल्यूम कितना, 1 मोल होता है 22.4 लीटर, इतना मोल कितना बनेगा तो इंटू 22.4 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 लीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 ये 2009 AIPMT का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 if d by dt of NH3 is equals to 2 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse, the value of minus TH2 by dt would be कितना। ठीक है, देखिए आपको ये रिएक्शन दे दिया, उसमें से आप रेट एक्सप्रेशन लिख लो ना, R इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 डिवाइडेड N2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H2 प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। आपको दे रखा है कि डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया का कंसेंट्रेशन, इसका दे रखा है कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 4। तो डी बाई डी टी ऑफ H2 का कंसेंट्रेशन पूछा है। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
अमोनिया दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा, सिंपल सा इसको बैलेंस कर लेना और क्या। तो इम्प्लाइज दैट माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाए 3/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस तरीके की क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, 25 तक ही चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 50 तक चलेंगे। इस तरीके की 4 पार्ट का वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि और कौन से चैप्टर का वीडियो मैं बनाऊं। मैं जल्दी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसका भी डाल दूंगा। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो, और चैनल का सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ा दो यार, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है, उसको जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।